चलिए, तो फाइन, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे? तो फिर तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? हाँ, magnetic field required to magnetize object. The magnetic field required to magnetize object is the intensity of magnetization. हाँ, The degree to which a particle can get magnetized within the ओके। हाँ, पीछे से साथ साथ क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है, बोलने के तरीके अलग अलग, राइट? दोनों में फिनोमिनन सेम हो रहा है। ठीक है, तो फिर से समझिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोनों कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम ही है, राइट? सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड ली, राइट? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई सब्सटेंस डाला, कोई भी मटेरियल, राइट? तो देखो दो चीजें हैं, एक इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये कितना ज्यादा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज हो सकता है, राइट? द एक्सटेंट और डिग्री अप टू विच दिस मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल, राइट? इस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसके अंदर अगर कॉपर डालोगे तो कॉपर कुछ और हद तक मैग्नेटाइज होगा, आयरन डालोगे तो आयरन कुछ और हद तक मैग्नेटाइज होगा, या जिंक लेड कुछ भी डालोगे वो कुछ और हद तक क्या होगा? मैग्नेटाइज। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉपर, आयरन और लेड। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कॉपर की कुछ और है, आयरन की कुछ और। गेटिंग माय पॉइंट? So intensity of magnetization is the property of material, the extent or degree up to which any material can be magnetized in the magnetic field. Clear? This is concept number 1. Concept number 2 है intensity of magnetizing field. अब किसकी बात कर रहे हो? फील्ड। कि किसी भी मटेरियल को कोई पर्टिकुलर फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच एनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। तो अब आप किसकी बात कर रहे हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप बार बार क्या करोगे? चेंज। और अब आपका मटेरियल अंदर फिक्स रहेगा कॉपर। तो अगर तुम कोई और मैग्नेटाइजिंग फील्ड लोगे तो कॉपर कुछ और हद तक मैग्नेटाइज होगा। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड चेंज करके किसी और की लोगे तो कॉपर फिर कुछ और हद तक क्या होगा? मैग्नेटाइज। सो नाउ वी आर स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया दोनों? राइट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको कल लिखवा दिया था, राइट? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप एंड नेट अपॉन किससे डिवाइड किया था? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, म्यू नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप, नहीं वॉल्यूम से किया था तो मैं यार किसी भी सब्सटेंस को जिसको आप फील्ड के अंदर डालोगे तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, और अगर उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है तो उसका कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। दोनों का रेशियो आपको क्या निकाल के देगा? m। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज h,
हम सबको पता है H किसकी प्रॉपर्टी है, बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, तो इसके फॉर्मूले में आएगा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट. इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी. क्लियर? ये दो चीज फाइन. यहां से आप लिख सकते हो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और बी नॉट का एक फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, म्यू नॉट एन आई. सबसे पहला नंबर म्यू नॉट एन आई दोनों निकाल चुके. अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो आपकी एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एन आई. और बाहर चले जाओ, वही पढ़ना जल्दी, और उसको भी ले जाओ साथ में, बाजू वाले को. तो यहां पे आप बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पहले देख चुके हो. अभी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आया. दोनों को इक्वेट करोगे तो एच किसके इक्वल आएगा, एन आई. दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर एच. एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो एच का एक फॉर्मूला तो निकल के आया बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और दूसरा फॉर्मूला निकल के आया एन इंटू आई, where n are the number of turns per unit length and I is the current flowing in that loop. So Ni is also the formula of magnetizing. दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर. कहां तक लिखा था, v नॉट अपॉन म्यू नॉट तक. लिख लो v नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. v नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. राइट. ऑल्सो लाइन चेंज करके, ऑल्सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ऑल्सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. It implies that H is equals to Ni. थर्ड कॉन्सेप्ट हटा दो ये सब. हाँ हाँ हाँ. तो बताया ना, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट डालोगे तो सोलेनॉइड उस मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर देता है ना, आयरन का टुकड़ा डालते हो. तो सोलेनॉइड को वर्क ऐसा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उसकी फील्ड को अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह सकते हैं. तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. समझा है? हाँ, उसका अगर मान लो वो नंबर ऑफ लूम्स के फॉर्म में है तो मैं एन और आई मिल रहा है, वरना नहीं होगा. हाँ, वरना फिर नहीं होगा, वरना फिर वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं लगेगा. ठीक है. अच्छा, नंबर 3, मैग्नेटिक इंडक्शन. अच्छा, नंबर 4 मैग्नेटिक इंडक्शन. जल्दी जल्दी समझिए, लिखिए. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, the total magnetic field inside the magnetic material is the sum of external magnetizing field is the sum of external magnetizing field and the additional magnetic field produced
produced due to magnetization of the material is called magnetic induction. बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है. कैसा? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे. ध्यान है, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस एपी निकालते थे. राइट? क्यों निकालते थे? माइनस क्यों करते थे? क्योंकि जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती, तो माइनस करते थे. यहां हमें अभी नहीं पता कि अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है या सेम, तो वेक्टर लिख के सीधा ऐड कर देंगे. बाद में मटेरियल वाइज वो क्या होती जाएगी? डिफर. कोई मटेरियल में सेम डायरेक्शन में, समझो कैसे, ऐसे. नाउ दिस इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि क्या है? बी नॉट. कोई दिक्कत? इसके अंदर मैंने मटेरियल डाला. राइट? जैसे ही मटेरियल डाला, ये मटेरियल मैग्नेटाइज होना चालू होगा. यस और नो? दिस मटेरियल विल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग. तो या तो यहां पे इसका नॉर्थ पोल डेवलप होगा और यहां इसका साउथ. अगर यहां नॉर्थ और यहां साउथ हुआ तो आप कहोगे कि आपका मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ, और जो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो भी नॉर्थ से साउथ. या फिर मान लो यहां पे क्या आ जाए? साउथ. यहां पे क्या आ जाए? नॉर्थ. आप कहोगे इस केस में मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में. किसके? नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड. राइट? दोनों केसेस में मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज तो हो ही रहा है, तो मतलब इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिसको आप नाम दे दो बीएम. क्या दे दो? बीएम. तो अब आपका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर. ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ external magnetizing field and the induced magnetic field, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुई है? इंड्यूस. इन दोनों का सम ले लो तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन. तो उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन. एट द एंड वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड ही है. जो पिछले केस में E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी निकालते थे, तो E को क्या कहते थे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे B क्या कहलाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन उसका दूसरा नाम है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक इंडक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है? आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर कोई मटेरियल डाला, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू थी बी नॉट. आपने मटेरियल डाला तो मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज. तो उसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसका नाम क्या है? बीएम. तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इन दोनों का नेट, दैट इज बी नॉट प्लस बीएम. क्लियर टू एवरीवन? फाइन. यू नो व्हाट इज बी नॉट? आप कहोगे म्यू नॉट इंटू एच. अभी निकाला म्यू नॉट इंटू एच. एंड व्हाट इज बीएम? मैं आपको बताता हूं. यहां पे एच किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की. बीएम में मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एम. क्या है कैपिटल एम? क्या है कैपिटल एम? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. पढ़ा था ना?
कैपिटल M इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, वो यही। सो यू कैन राइट B नॉट एज म्यू नॉट H एंड यू कैन राइट BM एज म्यू नॉट M। तो B का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट और ब्रैकेट के अंदर H प्लस वेक्टर लगा। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन आई एम सेइंग इस फॉर्मूले का आपको कोई उपयोग नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कल के दिन आपको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन किसका, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का ज्यादा होता है और मैग्नेटिक इंडक्शन डायमैग्नेटिक मटेरियल का कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज। तो ये प्लस रहेगा किस केस में, पैरा में, और यही माइनस हो जाएगा किस केस में, क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ इतना आना चाहिए, इसका कोई यूज नहीं। क्लियर? लिखिए B इज इक्वल्स B नॉट प्लस BM। हाँ, अगर तुम्हें समझने के लिए बनाना हो तो डायग्राम बना सकते हो। हाँ, किसकी? BM किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? तो अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो मैग्नेट के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ट्रेवल ही नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर ट्रेवल होती है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करती है क्या? फील्ड लाइंस। अरे क्लोज लूप कहां फॉर्म करती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनिट्रेट एनी मटेरियल। तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लेते? बाहर वाला, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे नॉर्थ टू साउथ, अंदर वाला नहीं लेंगे। मटेरियल के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल होती है वो नहीं। यहां मैंने BM लिखा अंदर है बट ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की लेते, राइट, मटेरियल के अंदर की नहीं लेंगे। B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस BM, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, और थर्ड लिख लो तीन। राइट, नंबर 5, बस 2 और है मैग्नेटिक। अब इन सब के बारे में आप जानते हो। परमियाबिलिटी किससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को वेदांत? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को किससे डिनोट करते, कौन से साइन से? हाँ, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी को किससे करते हैं अपन? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं अपन? एक्स से। ये तो ईश्वर कितने आगे निकल आया अपन? म्यू नॉट से। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी क्या है? म्यू नॉट। और मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होगी? म्यू। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। और मेन परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन। और अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे म्यू आर, है कि नहीं? आपसे पूछते थे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, आप कहते थे एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता था?
हाँ, epsilon r is equals to epsilon upon epsilon naught, where epsilon is equals to epsilon naught epsilon r. क्योंकि जिस केस में epsilon r 1 लेते थे तो epsilon epsilon naught की इक्वल आता था, और ये किसका केस था? वैक्यूम। बात की बात। चलिए, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी जिसको कहते हो क्या? म्यू। लिखिए, the extent to which magnetic field can penetrate / enter a substance is known as magnetic permeability. Line change. It is the ratio of magnetic induction ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैपिटल बी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी। टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एच। मतलब म्यू इज इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर से कहा, ये सारे के सारे रिलेटेड टर्म्स एक दूसरे से मैच खाते हैं, राइट? वही चीज कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताती है, और वही चीज कहीं ना कहीं आपको म्यू दर्शाती है। और डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक जगह आपको लिमिट पता करनी है कि कितने लिमिट तक वो मैग्नेटाइज होगा। यहां पे आपको पता करनी है कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट एनी मटेरियल, राइट? जिस तरीके से अपन एप्सिलॉन डिफाइन करते थे वहां पे, राइट? द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम so that the electrostatic force can easily work, can define permittivity. Yeah, permeability, the property of any substance due to which it can develop a kind of magnetic field is permeability, right? ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं उसमें, right? Next, number 6, relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability. ये तो बहुत सिंपल। इट इज डिफाइंड एज the ratio of magnetic permeability to the absolute permeability. Magnetic permeability to the absolute permeability. Full stop. और लगाओ एक और डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ
It is the ratio of magnetic induction to the magnetizing field. Magnetic induction to the magnetizing field. मतलब कि म्यू आर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बी अपॉन क्या बोला रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द बी नॉट कोई दिक्कत नहीं देखो बी यहां से लिख सकते हो म्यू इंटू एच लिख सकते हो कि नहीं म्यू इंटू एच और बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एच एच से एच म्यू अपॉन म्यू नॉट तो दोनों डेफिनेशन हो गई बी अपॉन बी नॉट डेफिनेशन नंबर 2 म्यू अपॉन म्यू नॉट डेफिनेशन नंबर 1 लिख लो फिर से कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूलेस की टेंशन बिल्कुल मत लो अब नहीं है वरना ये याद करने पर तो आप खुद देखो कितने सारे हो जाते किसका किसका रेशियो ले रहे वही भूल जाते 60 टर्म्स है लेकिन उसमें भी इतनी कंफ्यूजन होती कि कौन सा नंबर लास्ट 7 दिस इज अ न्यू टर्म जो आप सेकेंड चैप्टर में पूछ रहे थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी magnetic susceptibility it is the property of the substance ये भी किसकी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस अपन ने सारे के सारे टर्म्स सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सिवाय एक छोड़ के कौन सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच छोड़ के सबके सब किसकी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच shows how easily the substance can be magnetized. How easily the substance can be magnetized when placed in the magnetizing field. When placed in the magnetizing field. Full stop. Line change, para change. It is the ratio of कैपिटल N मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब साई M इज इक्वल्स टू होता है M अपॉन H
M upon H। आपसे मेरे दो क्वेश्चन। सबसे पहले चलो पॉइंट इतना हो गया, राइट। हल्का सा सातों से हमको शॉर्ट में रिवाइज कर ले, इसमें वो सातों के सातों आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, जिसको जो टर्म समझ में नहीं आया फिर से पूछ लेना, कोई इशू, राइट। मैथमेटिकल फॉर्म पर मत जाओ, रेशियोज याद नहीं हो रहे मत करो, फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। सातों का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में रिवाइज कर। नंबर वन, मैग्नेटाइजिंग नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो ओके। नंबर वन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकती है, मैग्नेटाइज। अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर डाल रहे हो या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो, अगर उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है तो वो जो फील्ड थी ना, वो कौन सी फील्ड थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नंबर वन, उसको डिनोट करते हैं बी नॉट से, राइट। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर आप आयरन का टुकड़ा डालो तो वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बोला ना पर आपको, वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड वर्क करे। क्यों? क्योंकि उसने आयरन के टुकड़े को क्या कर दिया है, मैग्नेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। क्लियर। टर्म नंबर टू, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द एक्सटेंट और डिग्री up to which any material can be magnetized in the magnetizing field। मटेरियल की औकात कि किस हद तक वो किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नंबर थ्री, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, वही औकात किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, कि वो किस हद तक किसी मटेरियल को क्या कर सकती है, थर्ड कॉन्सेप्ट। नंबर फोर, क्या लिखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन। आप किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उस मटेरियल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, राइट। जिस मैग्नेटिक फील्ड में डाला वो थी बी नॉट, और जो जनरेट हुई वो है बी एन। दोनों का सम क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों का सम, राइट। नंबर फाइव, हाँ किसका, इंडक्शन का। बी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू बी नॉट वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर, राइट। ऊपर वाली डेफिनेशन से देखोगे तो बी नॉट आएगा म्यू नॉट इंटू एच। देखो ऊपर एच की डेफिनेशन देखो, उसके फॉर्मूले से बी नॉट कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू एच। और इधर देखो बी एम मैं आपको दे रहा हूं, होता है म्यू नॉट इंटू एम। क्यों क्यों पूछो, बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, एच। ये दोनों रिलेटेबल है। बी एम मटेरियल की, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, एम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। As such, you can write B naught as mu naught H. You can write Bm as mu naught M. This is the formula. Mu naught H plus M. Clear? Number 5 क्या था, permeability और relative permeability same as permittivity and relative permittivity. Clear? ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन शो करता है क्या, एक्सटेंट और डिग्री, कि
कि किस हद तक हुआ है, वैसे ससेप्टिबिलिटी शो करता है इजीनेस। क्या शो करता है? इजीनेस, कि कितनी आसानी से हुआ। डिग्री और एक्सटेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इजीनेस इज अ डिफरेंट थिंग। कोई चीज कितने हद तक हो रही है वो अलग बात है, और कितनी आसानी से हो रही है वो अलग बात, राइट? तो आसानी कौन दर्शाता है? ससेप्टिबिलिटी। लिमिट कौन दर्शाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट? सो ससेप्टिबिलिटी इज द इजीनेस, कि हाउ इजीली एनी मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कौन बताएगा? ससेप्टिबिलिटी, राइट? एक्सएम, एक्सएम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? एम अपॉन एच, राइट? सारे फॉर्मूलेज आपके सामने हैं। क्या आप मुझे एक्सएम एंड म्यू नॉट के बीच की रिलेशन बता सकते हो? पूरे फॉर्मूले की गणित लगाओ, कुछ भी करो, एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला बनाओ जिसमें एक्सएम आए और क्या है? म्यू नॉट। यूज योर माइंड्स, यूज ऑल द फॉर्मूलाज आपके सामने। जस्ट गिव द रिलेशन बिटवीन एक्सएम एंड म्यू नॉट। equal to P naught M. शाबाश। हिंट, यहां से शुरू करोगे। या फिर यहां से बात हुई है? ये हिंट है। यहां से शुरू होगा डेरिवेशन। आप कहीं और से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने हिंट दी। हाँ, हाँ भैया, उसने भी वही निकाला। दूसरे हिंट, हाँ, देखो, एक्सएम और म्यू के बीच में निकालो। एक्सएम और म्यू, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एक्सएम और म्यू, आंसर ये रहा। चलो कोई डिराइव करके बता दो। ये लिखा आंसर, द रिलेशन बिटवीन एक्सएम एंड म्यू, दिस इज द रिलेशन। कैन यू डिराइव? शुरुआत यहां से करनी, ये भी बता दी। आ गया, देखो, वेरी गुड, गुड, आ गया। वहां पे बी कहां गया? अच्छा, बी अपन में, हाँ ठीक है। हाँ आ गया, देखो, हाँ लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। बार बार उन फॉर्मूलेस को देखो, हो जाएगा।
हाँ देखो H से डिवाइड किया बी अपॉन एच क्यों होता है? कर दिया अपन ने ये अपॉन H को हाँ मेरे को अपॉन H को रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाए बी अपॉन एच क्यों होता है? आ गया आ गया, अब तो सबका आ गया। देखो 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 जिनका नहीं आया, बी इज इक्वल्स म्यू नॉट कॉमन लो एच प्लस एम, कोई दिक्कत नहीं। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस एम अपॉन एच, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने एच से डिवाइड कर दिया होगा पूरे इक्वेशन को, बात वही है, कैसे भी कर लो। आ गया? म्यू नॉट एच क्या होता है? म्यू नॉट एच क्या होता है? बी नॉट होता है कि नहीं? आई कैन राइट बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन एच क्या होता है? एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। बी अपॉन बी नॉट होता है म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्सेप्ट। बी अपॉन बी नॉट क्या होता है? म्यू आर। पढ़ो जरा रिलेटिव परमियाबिलिटी की डेफिनेशन, यही है बी अपॉन बी नॉट। और म्यू आर होता है क्या? म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्सएल। फाइनल आंसर ये रहा, लिख लो, सीधा लिख लो ज्यों का त्यों। हाँ तुम्हारा जैसे आया तुम वैसे लिख लो देवी, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। हाँ सही है सही है सही है। डन, लिख लिया सबने? लिख लिया? ये है फाइनल आंसर। हटा दो, हो गया विदन? चले, दिस इज जो टॉपिक अपन अब कर रहे हैं, ये प्रीवियस चैप्टर का टॉपिक है, बट उस टाइम अपन ने मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पढ़ा था क्या होता, इसलिए उस टाइम पे मैंने इसको नहीं बताया था। नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रशांत? वेरी गुड, साउथ टू नॉर्थ। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? ए हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला? डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ये डायपोल बनाया, इसकी लेंथ है 12 और उस पर चार्ज है Q, तो क्या होता था डायपोल मूवमेंट? Q इंटू 12, Q इंटू 12।
तो अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ है QM और ये साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? QM into 12. It is the product of one of the pole strength to the any of the distance 12, right? एक और फॉर्मूला पढ़ा है डायपोल मूवमेंट का, यश कौन सा? यश, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का एक और फॉर्मूला क्या है? हाँ, NIA, right? NIA. This is also the dipole moment. ये जो टॉपिक है जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये हर कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेपरेट, हर कॉन्सेप्ट, इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है. दिस इज द न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, और 19 से जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. डालो हेड, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. राइट, समझते हैं किसने लाए? राइट, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं. यहां कहीं पे प्रोटॉन या न्यूक्लियस, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कोई दिक्कत? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v वेलोसिटी से घूम रहा है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कितनी वेलोसिटी से? v. दिस फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r will constitute an electric current. अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज. इसी में कोई दिक्कत? करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज. कोई दिक्कत नहीं. The current flowing in the clockwise direction. You can consider this as a current carrying loop. एक सिंगल टर्न का लूप है जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, राइट? दिस लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल. कोई दिक्कत? ये लूप कैसे वर्क करेगा? एज अ मैग्नेटिक डायपोल. आपको मैंने उस दिन लूप दिखाया था. लूप में जिस तरफ करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखता था, वो कौन सा पोल होता था? साउथ पोल. और लूप में जिस तरफ आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखता था, वो कौन सा पोल होता था? नॉर्थ. राइट. सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग या रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर. व्हाट इज एल? What is L? Angular momentum of an electron. L is the angular momentum. याद करो रोटेशनल डायनेमिक्स. अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन किस किस का डायरेक्शन होता था?
सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का, उसके बाद टॉर्क का, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का. Angular momentum is in the direction of axis of rotation. This is the direction of L, which is the angular momentum of electron. Right? अगर ये लूप ऐसा ना हो कि कैसा ऐसा है, कैसा है ऐसा, तो ऊपर से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा. कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज. मतलब लूप के ऊपर क्या है? साउथ पोल. और नीचे से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो लूप के नीचे क्या है? नॉर्थ पोल. मतलब दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. किसका डायरेक्शन हो गए? मैग्नेटिक मूवमेंट. राइट? बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ. अभी बोला. तो अगर ये लूप है, इस लूप को मैंने ऊपर से देखा तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज. तो ऊपर कौन सा पोल है? साउथ. और इस पोल को अगर नीचे से देखूं तो करंट कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज. नीचे कौन सा है? नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल. तो मैंने पता कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल. ये फिगर तो हो गया कंप्लीट. किसी को फिगर में इश्यू हो तो अभी पूछ लो, डेरिवेशन बाद में चालू हो. किसको? अरे ये ठीक है, तो मैं स्मॉल एम क्या ना एमएल. राइट? इसका डिनोशन इलेक्ट्रॉन के, अरे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में और क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, वहां पे आपने नहीं देखा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट, केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से डिपेंड कर, इसे डिनोट करते हैं म्यू. म्यू एल वो है मैग्नेटिक मूवमेंट. आप डिनोशन से टेंशन मत लो, एन से करो म्यू से करो, बात बराबर है. इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? अदरवाइज आई विल आस्क यू. अनुराग क्लियर है? अनिकेत हाँ, एक बार और समझो. दुर्गेश, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या निकालने जा रहे हैं? मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. कहने वाली बात है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व. राइट? मैंने आपसे कहा किस डायरेक्शन में कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. राइट? ये मैंने रिवॉल्यूशन लिया, या फिर किसको ऑर्बिट, क्या कह सकते हैं? ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रिवॉल्व. ये एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रहा है? उसका रिवॉल्यूशन. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस ऑर्बिट में करंट फ्लो होगा, बिकॉज करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग. करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज. क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ. कोई दिक्कत? नो. अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट कर रहा है, देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. पढ़ा है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. फॉर्मूला क्या होता है उसका? mvr. इफ यू रिमेंबर, L इज इक्वल्स टू mvr, या इसी को आप लिखते थे r क्रॉस p, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम, और p को ही तो लिख सकते हो क्या? mv. तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज rmv या mvr. तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में है? ऊपर. राइट? नाउ अब आते हैं जो हमने इस साल पढ़ा मैग्नेटिक्स, कि अगर करंट किसी लूप में फ्लो हो रहा है, दैट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल. कोई दिक्कत नहीं. ध्यान करो, ये ऐसा एक लूप बनाया था, यहां पे एक पॉइंट लिया था, ये वाला डेरिवेशन किया था. जब मैंने आपको बताया था कि इस लूप में जिस तरफ आपको करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखता है, वो साइड क्या कहलाती है? साउथ पोल.
जिस तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो साइड कौन सी कहलाती है? देखो यहां पे कैसा क्लॉकवाइज फ्लो है, जब आप ऊपर से देखो तो ऊपर कौन सा पोल है? साउथ। इसी लूप को अगर नीचे से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे कौन सा है? नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि आपको निकालना है, राइट? तो डायग्राम से मैंने क्या निकाल लिया? डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इतना क्लियर हो? नाउ द फिगर इज क्लियर। नाउ कम्स टू द मैथमेटिक्स। किस पे आते हैं? मैथमेटिक्स। डेरिवेशन कतई सिंपल है, तीन फॉर्मूलेस को इधर उधर करना है। एल होता है एमवीआर, तो लिख सकते हैं वीआर इज इक्वल टू एल अपॉन एम। इक्वेशन नंबर। करने क्या जा रहा है? म्यूएल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने? म्यूएल होता है एन आई ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1। एक ही लूप है, राइट? तो आई इंटू ए। एक सर्किल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, या एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ए आपको पता है कितना है? पाई आर स्क्वायर। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट? पूरी गणित क्या कैलकुलेट करने के लिए करनी है? आई कैलकुलेट कर। और यह भी पता है कि आई इज इक्वल टू होता है ई अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। टी क्या है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हाट इज टी? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं ना आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। तो ई कैलकुलेट करना है और टी कैलकुलेट करना। वी नीड टू कैलकुलेट द ई एंड वी नीड टू कैलकुलेट द टी। लेट्स डू इट। ई तो चार्ज है, टी टाइम पीरियड हो जाएगा। क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके इलेक्ट्रॉन ने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड से? तो 2 पाई आर अपॉन वी इज द 2। कोई दिक्कत? टी आ गया। अब पूरा का पूरा खेल क्या निकालने का बचता है? E is the charge on the left। अगर हमने कैसे ना कैसे करके E निकाल लिया तो फिर हम I की वैल्यू में E अपॉन टी पुट कर सकते हैं और यहां पे I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? राइट? तो डेरिवेशन तो है बहुत ज्यादा सिंपल, ये अपन कर लेंगे। पहले डायग्राम बनाओ जल्दी। बता रहे थे कैसे चले, पहले आप डायग्राम बनाओ। हाँ तो ई की वैल्यू रख देंगे, ई जो का तो रख देंगे। जस्ट मेक द डायग्राम। डेरिवेशन कल कर लेंगे, 6-15 होंगे। कुछ नहीं करना, आप खुद कर सकते हो। ई को ज्यों का त्यों रख देना और यहां पे वैल्यू पुट कर देना आई, तो आंसर आ जाएगा। कल देखेंगे कितना आएगा।